और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने और क्या है इनके पीछे का एजेंडा, अगले 1 घंटे में बात करेंगे हम कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। इसके साथ ही साथ बात करेंगे उन तमाम खबरों पर क्या है हमारे संवाददाताओं का मत अपने खास सेगमेंट रिपोर्टर्स डायरी के जरिए। तो होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुंगेली में की विजय संकल्प महारैली। महादेव घोटाले पर राज्य सरकार को घेरा, मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस पर किया कटाक्ष, पूछा किसका हिस्से में कितना पैसा आया। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री बड़वानी में कर रहे हैं चुनावी जनसभा। अमित शाह की भी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी राज्य में पार्टी के लिए प्रचार में जुटे। तेलंगाना में 15 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। हैदराबाद में फार्मा कंपनी के ठिकानों पर की गई कार्रवाई। आवासन मंत्री इंदिरा रेड्डी के आवास और रिश्तेदारों के घर पर भी हो रही है छापेमारी। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में फ्री बी और गारंटी की लंबी लिस्ट। कांग्रेस ने लोगों से गिनाए 17 गारंटी, तो बीजेपी ने अब की विकास के साथ ही गारंटी की भी बात। और उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने की कोशिशें लगातार जारी। मुख्यमंत्री धामी ने की राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा। श्रमिकों से लगातार स्थापित किया जा रहा है संपर्क। तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे 5 राज्यों के चुनावी हलचल की, जहां रैलियों का रेला आज देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ तक आज जनता के बीच में नमूदार हैं। 5 राज्यों के चुनाव में प्रचार जोरों पर है। सभी दलों के स्टार प्रचारक जनता को अपने पक्ष में करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज रैलियों का रेला है। पीएम मोदी से लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेता तक जनता के बीच मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के मुंगेली में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके अलावा 2 और कार्यक्रम है। तो छत्तीसगढ़ में 3 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और मुंगेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के भीतर मचे अंतर कलह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इसके अलावा पीएम ने खास तौर पर महादेव ऐप घोटाले का जिक्र किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर उन्हें जमकर घेरा। प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ के मुंगेली, महासमुंद और बड़वानी में जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं। तो लगातार प्रधानमंत्री की भी सभाएं हैं, गृह मंत्री अमित शाह की भी सभाएं हैं। वो आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अमित शाह के आज एक के बाद एक कई कार्यक्रम हैं, जिसकी शुरुआत विदिशा के सिरोंज से की जा रही है। अमित शाह इसके बाद गुना में 2 जगह, चाचौड़ा और राघोगढ़ विधानसभा में चुनावी रैली में हिस्सा ले रहे हैं। वो नई सराय और दतिया में भी चुनावी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के दिग्गज भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी चुनावी रैलियां लगातार कर रहे हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, राहुल गांधी हो, दिग्विजय सिंह हो या फिर दूसरे नेता हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रदेश में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वो नीमच जिले के जावद, हरदा जिले के टिमरनी और इसके साथ ही साथ कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वो रैलियां कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी भोपाल में रोड शो करने के साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कई चुनावी जनसभाएं करेंगे। वो पिपरिया, सिवनी मालवा, श्यामपुर और आलोट में पार्टी का प्रचार करेंगे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रैलियों का रेला है। वहीं बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है।
आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अब जो पार्टियों के स्टार प्रचारक हैं वो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की 3 रैलियां रही हैं। पहली जो विजय महासंकल्प रैली रही उसमें प्रधानमंत्री ने मुंगेली में इस रैली महासंकल्प रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने महादेव ऐप घोटाले का जिक्र किया और आरोप लगाया कि इसका पैसा मुख्यमंत्री के साथ ही साथ कांग्रेस के दूसरे नेताओं तक भी पहुंचा है। जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। कितने 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 जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है। और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर ओबीसी समाज का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता में रहते हुए ओबीसी समाज को आरक्षण न देने का आरोप लगाया। मोदी तो ओबीसी है। इससे पहले देश में जो चुनाव हुए उनमें ये लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। यहां साहू समाज के साथ इन्होंने 5 वर्ष तक क्या किया ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए कांग्रेस की मानसिकता को पहचानना होगा। ये वही कांग्रेस है जिसने पंचायत से पार्लियामेंट तक सरकारें चलाई, लोगों ने अवसर दिया, लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया। और इसके बाद बात करेंगे राहुल गांधी। उन्होंने भी जनता के बीच में अपनी बात रखी है और क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। फिलहाल राहुल गांधी की क्या कुछ कहा है उन्होंने हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ में हमारे संवाददाता धीरज और अजीत इन खबरों पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। ये धीरज हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, अजीत मध्य प्रदेश से भोपाल से जुड़े हुए हैं। अजीत, आपके पास अगर पहले आएँ और समझना चाहें कि किस तरह से आज जो है रैलियों का रेला मध्य प्रदेश में खास तौर पर देखा जा रहा है, किस तरह से जनता के बीच में नमूदार हो रहे हैं स्टार प्रचारक, जनता क्या कुछ सोच रही है? क्या है, चुनाव प्रचार को करीब 2 दिन का समय बचा हुआ है और दोनों ही प्रमुख दल जो हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके जो स्टार प्रचारक हैं उनके माध्यम से अपनी पूरी शक्ति वो झोंक दे, पूरी ताकत अपनी वो झोंक रहे हैं। और इसी कड़ी में जो है लगातार जो है मध्य प्रदेश में जो शीर्ष नेता हैं बीजेपी और कांग्रेस के, उनकी रैलियाँ यहाँ पर लगातार हो रही है। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनकी रैलियाँ जो है पिछले 2 दिनों में करीब 4 के करीब उनकी रैलियाँ हैं। बैतूल में है, बड़वानी में है, साथ ही हम बात करें तो झाबुआ में उनकी रैली है और इंदौर में रैली के साथ एक बड़ा रोड शो जो है प्रधानमंत्री का वहां पर आयोजित किया जाएगा, जो कि 15 नवंबर को वहां पर होगा। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और शीर्ष नेता राहुल गांधी जो हैं वो आज भोपाल में हैं, जहां पर कि वो भोपाल की 2 से 3 विधानसभाओं में वो रोड शो करेंगे, वहाँ पर रैलियाँ करेंगे, वहाँ पर तमाम जो लोगों से वहाँ पर संबोधित करेंगे। तो कोशिश ये है कि लगातार जो है जो कम समय बचा है, क्योंकि एक दिन जो है वो त्यौहार में चला गया है, तो उसके अलावा जो कम समय बचा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जाए और यही कोशिश लगातार जारी है। हालांकि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ है वो भी लगातार रैलियाँ और जनसभाएँ कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी तमाम उनके जो क्षेत्र है वहाँ पर लगातार जनसभाएँ कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं और एक दिन में
आधा दर्जन, एक दर्जन रैलियां जो है, सभाएं जो है ये नेता कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कम समय में कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जाए। और हम बात करें अगर कल दिवाली की, तो कल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम जगहों पर रैलियां की, जनसभाएं की, चुनावी जनसभाएं की, लोगों से जाके मुलाकात की और उनको संबोधित किया। तो त्यौहार के दिन भी देखिए जनसभाएं, रैलियां हो रही हैं और ये दोनों ही पार्टियां जो है कोशिश कर रही हैं कि अब जो कम समय बचा है उसका ज़्यादा उपयोग किया जाए और अपने स्टार प्रचारक जो हैं उनका ज़्यादा उपयोग किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी जो है पहुँच बढ़ाई जाए और जो ज़्यादा जनसभाएँ जो है की जाए। देखिए, हालांकि देखिए जो स्टार प्रचारक है उनकी डिमांड जो है सभी विधानसभाओं में है, सभी विधानसभा के लोग जो हैं, जो वहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या अमित शाह की जो जनसभाएं हैं उनकी डिमांड कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की बात किया तो कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जनसभाओं की वहां पर ज़्यादा डिमांड है। उसके बावजूद भी देखिए कम समय बचा है, इसलिए दोनों ही पार्टियां प्लानिंग कर रही हैं कि जो आसपास के कितना बड़ा क्षेत्र, कितनी विधानसभाएं वो कवर कर सकते हैं, उस हिसाब से प्लानिंग कर रही हैं। इस कारण से करीब 4 से 5 सभाएं जो है एक दिन में प्लान की गई हैं और जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक जनसभाएं हैं, जो कि बहुत बड़ी जनसभाएं नहीं होती, छोटी छोटी जनसभाएं होती हैं, छोटे छोटे चुनावी जो है कार्यक्रम होते हैं। दरअसल 15 तारीख को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा। विधानसभा में 3-4 प्रत्याशियों को बुलाकर वहां से जो है उनको मंच से संदेश दिया था। जी अजीत, 15 तारीख को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रह गया है, तो जाहिर तौर पर जो स्टार प्रचारक हैं वो जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में, धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने जो पहली जनसभा थी उसमें सीधे कांग्रेस पर और ये कहा जाए कि भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार पर निशाना साधा। क्या कुछ मुद्दे रहे हैं जनता के बीच में, और जो स्टार प्रचारक चाहे वो प्रधानमंत्री हो या जो दूसरे दलों के आ रहे हैं, वो किस तरह से प्रचार में क्या उनकी रणनीति रही है? धीरज, अभी तक क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। आपने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की बात कही और उन्होंने आपने ऐप, जो महादेव ऐप का जिक्र किया, तो जिस तरीके से यहाँ की सभाओं में राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का जो गणित प्रधानमंत्री को समझाने की कोशिश की, तो आज जो मुंगेली की रैली में प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को उनका सारा गणित समझा दिया। सबसे पहला गणित उन्होंने समझाया कि महादेव ऐप में जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले में कितना पैसा राज्य सरकार के पास गया और कितना पैसा दिल्ली के दरबार पहुंचा। दूसरा गणित उन्होंने ये समझाया कि जो शराब घोटाला यहाँ हुआ, आपने कहा था जनता को गंगा जल हाथ में लेकर कि हम शराबबंदी करेंगे, आपने शराबबंदी नहीं किया, उल्टे आपने शराब घोटाला कर दिया। तो उस शराब घोटाले का कितना पैसा भूपेश सरकार के पास गया और कितना पैसा आपने एटीएम कार्ड यानी दिल्ली दरबार को भेजा। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री ने आज छत्तीसगढ़ में बीते 5 साल में हुए जो भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार का लेखा जोखा जनता के सामने में रखा और साफ तौर पे कहा कि अगर आपको छत्तीसगढ़ को विकसित राष्ट्र बनाना है, छत्तीसगढ़ में आधारभूत संरचना को मजबूत करना है, छत्तीसगढ़ में किसानों को सशक्त बनाना है, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ ले जाना है, तो एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी के उस सपने को पूरा करना होगा, जिसमें उन्होंने आज से 25 साल पहले एक सपना लेकर जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं धीरज? कांग्रेस के स्टार प्रचारक जो आ रहे हैं या वो नेता है, वो क्या कह रहे हैं जनता के बीच? देखिए, कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं वो जनता का सीधे तौर पर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक आते हैं वो धान खरीदी की बात करते हैं। कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक आते हैं वो जनता को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम आपको केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा फ्री देंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक जो आते हैं वो कहते हैं कि देखिए महिलाओं के लिए राहुल गांधी ने क्या कहा है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक चाहते हैं कि आदिवासी की जो महिलाएं हैं उनके लिए राहुल गांधी क्या ला रहे हैं। कांग्रेस की जो पूरी की पूरी रणनीति है वो फ्री वी के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसमें वो बीते 5 साल में उन्होंने जो जनता के साथ जो किया है, जो जनता को ठगने का उन्होंने काम किया है, उसी के इर्द गिर्द कांग्रेस की रणनीति घूम रही है। ठीक है, ये फ्री बी में भी हम चर्चा करेंगे। दरअसल बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही है कि ये ठगने का काम किया है। कांग्रेस कह रही है कि ये हम जनता के बीच में हमने उनका हक दिया है, तो ये जनता ही तय करेगी कि उसको ठगा गया है या उसको हक मिला है। फिलहाल अजीत, आपका और धीरज, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
और इसके बाद बात करेंगे फ्री बी वाले घोषणा पत्र की, जिसके अभी हमारे संवाददाता धीरज जिक्र कर रहे थे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे फ्रीबी वाले घोषणा पत्र की। चुनावी रेवड़ियां किस तरह से ये चुनावों को प्रभावित कर रही हैं, क्या कुछ है इसके मायने, किस तरह से इसको समझना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है। अपना घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया तो कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इस पर प्रतिक्रिया दी कि ये कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल है, ये दरअसल बीजेपी ने उसके घोषणा पत्र की कॉपी कर ली है। यानी अपने 14 गारंटी पर चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरी कांग्रेस ये मान बैठी है कि उनके बैग में फ्रीबी की रेवड़ी ज्यादा है, लेकिन बीजेपी ने भी अपनी सूची लंबी कर दी है। मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा। संकल्प पत्र में 10 मुख्य संकल्प का उल्लेख है। लाडली बहनों को पक्के मकान के लिए आर्थिक सहायता, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, ये बातें कही गई हैं। प्रत्येक परिवार में एक को नौकरी, स्वरोजगार के लिए 15 लाख रुपए का ऋण, लाडली लक्ष्मी के जन्म पर 2 लाख रुपए, एक्सप्रेस वे पर के पास औद्योगिक कॉरिडोर, 12वीं तक मुफ्त शिक्षा। वहीं कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी दबाव में आकर गारंटी स्कीम्स लेकर आई है, लेकिन बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में राज्य की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा है, ऐसा बीजेपी का दावा है। मसलन कांग्रेस की गारंटी में सबको स्कूली शिक्षा निःशुल्क दी गई है, जबकि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में केवल कन्याओं और गरीबों को फ्री शिक्षा देने की बात कही है। केवल कन्याओं और गरीबों को देने की बात कही, जबकि बीजेपी ने कहा है कि सभी को फ्री शिक्षा दी जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि हमने जो है जिसको ज़रूरत है केवल उसको दे रहे हैं, ये फ्री भी नहीं है, ऐसा बीजेपी का कहना है। कन्या विवाह में कांग्रेस ने दरियादिली दिखाई है। बीजेपी ने अपनी लाडली योजना के साथ 1 लाख रुपए देने का संकल्प लिया है। तो कांग्रेस ने कन्याओं को जन्म लेने के साथ 2,51,000 रुपए देने का वादा किया है, बीजेपी ने 2 लाख रुपए देने का संकल्प लिया है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है उसको भी समझा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा किया है, तो बीजेपी ने उज्ज्वला स्कीम धारक महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है। फर्क साफ है, लेकिन अगर कमलनाथ इसे बीजेपी की नकल करने का आरोप लगाते हैं इस पर, तो उन्हें केजरीवाल की बात याद रखनी होगी, क्योंकि केजरीवाल ने क्या कहा था यह भी समझने की जरूरत है। कांग्रेस पर केजरीवाल का आरोप भी तब सही माना जाएगा कि उनके दिल्ली पंजाब मॉडल को पार्टियां चुरा रही हैं। फिर यह समझा जाएगा कि यह सारा मॉडल जो है वो अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस ने चुराया था। वर्षों के प्रयास से मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के अभिशाप से मुक्त हुआ है। क्या यह गारंटी राज्य को ऋण के बोझ को और ज्यादा नहीं बढ़ा देगी? पंजाब, हिमाचल इसके ताजा उदाहरण हैं। दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती है। कांग्रेस के 5 गारंटी से कर्नाटक के लोगों ने इसको भली प्रकार से समझा है। 200 यूनिट बिजली फ्री मिली, बिजली के चार्ज महंगे हो गए, लोड शेडिंग का दबाव इंडस्ट्री झेल रही है, यह कर्नाटक का हाल है। कहा गया है कि चादर के हिसाब से ही पैर फैलाना चाहिए, लेकिन कुछ पार्टियों ने ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत को ही आदर्श मान लिया है। अगर चुनाव जीतने का यही मॉडल होगा तो फिर विकास की कल्पना ऊपर वाले पर ही छोड़ी जा सकती है। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरह से फ्रीबीज दरअसल क्या ये गारंटी है या भ्रमजाल है, इस पर समझने की जरूरत है। जनता क्या कुछ सोचती है ये भी समझने की जरूरत है। क्या कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आइए पहले उनको सुनते हैं। अच्छे नंबर लाए तो लैपटॉप देता है मामा, लैपटॉप कांग्रेस ने बंद कर दिए, तो छुड़ा लिए थे लैपटॉप बच्चों से। अभी तक 75% पे देता था, अब 60% के नंबर मेरे बच्चे लाएंगे तो लैपटॉप दूंगा ताकि ढंग से पढ़ाई कर सकें। और अच्छे नंबर लाए तो मामा आजकल स्कूटी भी दिलवाता है। स्कूटी कांग्रेस ने तो साइकिल तक छीन ली, साइकिल छीन ली कांग्रेस। मैं अपने बच्चों को स्कूटी दिलवाता हूं, दिलवाऊंगा। लोगों का क्यों? मैं क्या इसलिए कि बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा मिले।
और कमलनाथ जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। 11.5 महीने मेरे पास थे और हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। हमने शुरुआत करी और पहले किस्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। और जनता क्या कुछ सोचती है, आइए ये भी देख लेते हैं। घोषणा करती है माफ करने की, कृषि ऋण माफ है या कुछ जो माफ करने की है वो गलत है, क्योंकि इससे सरकार पे बोझ पड़ता है। और जो डायरेक्ट छोटा मोटा अमाउंट एक मजदूर वर्ग के लाडली बहना के द्वारा हो या किसान सम्मान निधि के द्वारा हो, वो अगर खाते में आता है तो वो एक तरह से सही है, क्योंकि उसी से गरीब जनता से ही छोटा स्तर का मार्केट चलता है, उसी से बड़ा मार्केट चलता है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में ये जारी किया है, हम मुफ्त में आपको ये देंगे वो देंगे। ये पहले भी तो सरकार में थे, पिछले 5 साल से ये भी सरकार में थे, और 15 महीने कांग्रेस ने भी सरकार चलाई। अगर इनको करना ही था तब क्यों नहीं किया? अगर इनको मुफ्त में अगर कुछ देना ही है ना, तो लोगों को फ्री में स्वास्थ्य और शिक्षा देवा के कुछ जो फ्री में जितनी भी योजना है वो नहीं देना चाहिए। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उसके साथ ही साथ सुजाता पॉल जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं, और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर वो जुड़े हुए हैं। इस विषय पर बातचीत करेंगे। फिलहाल विनोद मिश्रा जी के साथ इस विषय की शुरुआत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। विनोद मिश्रा जी, जिस तरह से आपने देखा कि फ्रीबी का जो एक गारंटी है और जिस तरह से ये जिसको चुनावी रेवड़ियाँ कहा जाता है, इसने कहीं ना कहीं जो पूरा चलन है चुनावों का उस पर प्रभाव डाला है। कैसे देखते हैं इसको, कैसे करेंगे विश्लेषण इसका? देखिए, आपकी पूरी रिपोर्ट की कहानी जो है, वो जो वॉक्स पॉप आपने सुनाया है आम मतदाता का, जो वोटर्स है वहाँ के, वो क्या सोच रहे हैं, वो पूरी रिपोर्ट की आपकी ये कहानी जो है वो बयां करते हैं। आपके उसमें जो एक मतदाता है उनका कहना है कि ये फ्रीबी हमें नहीं चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो आप ये जानिए कि विकास को लेके जो लोगों के मन में एक हमेशा से एक रहा है कि जो देश जिस तरह से रफ्तार से विकास कर रहा है, उसी रफ्तार से अगर राज्यों का विकास हो तो शायद लगता है कि जो हम 5 साल 1947 तक का जो हमारा है कि इंडिया नंबर 2 की स्थिति में होगा, तो शायद ये कल्पना आप कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये इलेक्शन में आप देख रहे हैं कि फ्रीबी और रेवड़ी जिसको कहते हैं, और उस तरह से जो एजेंडा चला है इस तरह का गारंटी का, तो ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। जो बात आपके इसी वॉक्स पॉप में किसी ने एक नागरिक जो है, मतदाता जो है वो कर रहे थे कि ये जब सरकारें में होती हैं ये पार्टियां, तब ये क्यों नहीं लोगों को फ्री देती है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि छत्तीसगढ़ ने इससे पिछला इलेक्शन में 2018 में 37 ऐसे गारंटी की बात की थी कांग्रेस सरकार ने, और आप ये देखिए कि इस साल आते आते इस 5 साल के बाद उनकी गारंटी की वो लिस्ट छोटी हो गई और ये गारंटी अब 17 पे आ गई है। तो सवाल है कि आप जब हकीकत में आते हैं तो आपको पता चलता है कि सरकार में होने के बाद आप जब इस तरह की जो इसको आप कह सकते हैं कि डपोरसंखी घोषणाएं करते हैं, तो उसमें आपकी लिमिट में आपका कोर्स भी होता है कि राजस्व जो है आपको किस तरह से अलाउ करता है और किस तरह से इस चीज़ के लिए परमिट करता है, ये आपके सामने में एक लाइन खींचता है। तो शिवराज की सरकार ने कल बीजेपी का आप देखिए कि जो घोषणा पत्र दिवाली के दिन उनका जारी हुआ था, तो बीजेपी के रिएक्शन में कांग्रेस ने सबसे पहले कमलनाथ जी आए, दिग्विजय सिंह आए, और वो ये कहते दिखे कि ये बीजेपी ने चोरी कर ली है, और उनके पूरे घोषणा पत्र को एज इट इज उसने छाप दिया है। अब सवाल ये है कि क्या शिवराज के पास में या कमलनाथ जी के पास में या दिग्विजय सिंह के पास में ये जो फ्रीबी का उनका है, बीजेपी का 10 और इनका 17, तो क्या इतने घोषणाओं का वो बजट है जो राज्य में कम से अभी जो जिस तरह से जानकार लोग वहाँ समीक्षा कर रहे हैं, तो 1 लाख करोड़ का बजट जाता है। क्या एमपी गवर्नमेंट या एमपी स्टेट 1 लाख करोड़ के अतिरिक्त भार को सहने के लिए तैयार है? अगर ये सहने के लिए तैयार है तो आपके पास में एमपी से कई गुना समृद्ध स्टेट जो कर्नाटक आता है, वहाँ राहुल गांधी के 5 एजेंडे को 5 गारंटी को पूरा करने में 60,000 रुपये खर्च होने थे, और वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। वो इसलिए पूरा नहीं हो पाया, और होने के बाद में आप देखिए कि जो गारंटी उन्होंने लागू की, उस गारंटी को आप उसकी हालत देखिए कि आपने बिजली 200 यूनिट की फ्री की बात की और अगले 1 हफ्ते में आपने बिजली के चार्ज बढ़ा दिए। आज कर्नाटक में जो सबसे उबली का जो इंडस्ट्री का हाउस है, जींस इंडस्ट्री, वो लोड शेडिंग से परेशान था, और दीपावली के सीजन में वो अपना जो उनका ये था डिमांड था वो पूरा नहीं कर पाया।
तो आप एक तरह से राज्य की इकोनॉमी को किस तरह से आप एक तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं, ये बात आप पंजाब में देखिए, ये बात आप हिमाचल में देखिए। हिमाचल की उस फ्रीबी का मतलब आप देख लीजिए कि कई सरकारें वहाँ पे जो छोटे छोटे ऑफिसेज थे उस समय में लोकल बॉडी सबका, वो सारे ऑफिस कांग्रेस को बंद करना पड़ा है इस सरकार में। तो आप जब इस प्रेशर में होते हुए काम देखते हैं तो आप सीधे सीधे डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं आप डेवलपमेंट के साथ बेईमानी करते हैं, जो बात आपके वॉक्स पॉप में आपके जो वहाँ के वोटर्स हैं वो बात बता रहे थे। निखिल, ठीक है, सुजाता जी के पास आते हैं। सुजाता जी, ये सवाल ज़रूर आएगा कि अगर एक फ्री देने के लिए दूसरी तमाम विकास की योजनाएं बंद कर देनी पड़ रही तो इसका मतलब आर्थिक मॉडल ठीक नहीं था और ये जनता को कहीं ना कहीं भ्रम में डाला गया चुनाव जीतने के लिए। ये क्यों ना माना जाए कि कर्नाटक और जो हिमाचल की जिस तरह से जहां वहां पर जो फ्रीबी के जो वादे किए गए वही अब एक चलन हो गया है कांग्रेस के लिए और ये फ्रीबी एक कंपल्शन बन गया है। कमाल तो ये है कि आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं निष्पक्ष होने की। अच्छा। तो सच्चाई है कि जिस देश को आजादी 1947 में मिली थी ना भाई साहब, वहां एक सुई नहीं बनती थी, मगर हमने कल्याणकारी राज्य बनाया अपने देश को। और उस वक्त देखिए कि क्या हुआ कि हमने लोगों को जो सुविधाएं देनी शुरू करी वो इसलिए क्योंकि लोगों के पास कुछ भी नहीं था और हमने ऋण भी लिए उसके लिए, लेकिन उससे देश जो है वो जूझता भी रहा और आगे बढ़ता भी रहा क्योंकि हमने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाए जिनसे हमारी आय का एक स्रोत भी बना। आज की तारीख में अगर मैं शॉर्ट में इस बात को कहूं तो आज की तारीख में अगर आप देखते हैं तो हमने जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाए थे उनको तो हम बेच दे रहे हैं, तो आय का स्रोत तो रहा नहीं। और जो एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं उन लोगों को सारा पैसा सारे काम हम दे रहे हैं। तो कैसे आप इस बात को समझ पाएंगे, मैं भाजपा की बात कर रही हूं कि कैसे भाजपा इस बात को समझ पाएगी कि जब आय का स्रोत नहीं है तो आप अगर फ्री बी कल्चर जिसको बता रहे हैं उसमें आप भरपाई कैसे करेंगे। तो कोई नकल अगर करता है तो नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपके संपादक महोदय ने कही कि पहले इतने ज्यादा थे गारंटी, अब हो गए कम। एग्जैक्टली यही तो होना चाहिए कि लोगों को आप आत्मनिर्भर करते जाइए ताकि उनको गारंटियां कम जरूरत पड़े, वो सक्षम होते जाए, उनको रोजगार मिलता जाए और उनके आय का स्रोत वो खुद बना पाए। लेकिन आज अग्निपथ योजना को देख लीजिए या जो सरकारी नौकरियां थी उसमें भर्तियों को देख लीजिए, हर तरफ मार पड़ी है। जो हमारे जो कर्मचारी रिटायर होकर एक पेंशन पाते थे उसमें किस तरह की कटौती हुई वो भी हम देख रहे हैं। तो आज देश जिस स्थिति में है उसमें अगर मोदी जी की पार्टी, मैं भाजपा नहीं कहूंगी, मोदी जी की पार्टी 450 रुपए का सिलेंडर दे रही है तो भैया पूरे देश में दे दो ना, क्यों नहीं दे पाते? यानी कि आप सक्षम है, आप दे सकते हैं, आप नहीं दे रहे। मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ, आपको याद कराऊं कि राजस्थान में इन्होंने जाके कहा कि हम उज्ज्वला गैस योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनको 600 रुपए का सिलेंडर देंगे, जबकि वहां पर सिलेंडर सबको 500 रुपए का मिल रहा है। वहां पर जाके इन्होंने ये भी कहा था कि हम 5 लाख की आयुष्मान योजना आपके स्वास्थ्य के लिए आपको देंगे, लेकिन वहां पे चिरंजीवी योजना चल रही थी जो 25 लाख की है। तो लोग जो है उन्होंने सवाल करने शुरू कर दिए। मैं आखिरी बात कहती हूँ, एक सेंटेंस और। तो उन लोगों ने कहा कि जब हमारे को अच्छी योजना मिल रही है तो आपकी योजना के लिए क्यों आए? तब उन्होंने आके मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हर जगह धान खरीद देके उसमें कह दिया कि जी हम तो 3100 रुपए प्रति क्विंटल का खरीदेंगे धान छत्तीसगढ़ में, यहाँ कह रहे हैं 450 रुपए में। तो केवल नकल करके अगर आप योजना बता रहे हैं या कोई संकल्प ले रहे हैं तो वो संकल्प इसका जवाब दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता देंगे, लेकिन वो अभी तकनीकी कारणों की वजह से ये कहा जाए कि सिग्नल्स जो है फेल है, वो जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन हम विनोद मिश्रा को इस पर चाहेंगे कोई रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि ये कहा जा रहा है सुजाता जी की तरफ से, विनोद जी, कि ये दरअसल लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का तरीका है, ये फ्रीबी नहीं है। निखिल, सुजाता जी का जवाब तो शायद मुझे बीजेपी को देना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरा नाम लिया है, तो अगर वो मेरे इसके कमेंट चाहते हैं तो मैं सुजाता जी को थोड़ा सा ये जो नैरेटिव है उनको, उस नैरेटिव को बदलने के लिए एक रिक्वेस्ट करूँगा।
नैरेटिव को रिक्वेस्ट इसलिए करूंगा बदलने के लिए कि जो सोशलिस्टिक पैटर्न आपने मैडम चलाया था ना, पूरे दुनिया में कहीं भी किसी देश ने जो डेवलप किया है वो सोशलिस्ट पैटर्न से नहीं किया है। आप जो जिस बात को कह रहे हैं कि हमने सुई से लेके यहाँ तक बनाया था, आप उस नवरत्ना की हालत देख लिए जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं कि वो बेचा जा रहा है। ये सिर्फ आप दूसरे देशों से कर्ज लेके उधार लेके आपने जो ये नवरत्ना के कंसेप्ट बनाया था, उस कंसेप्ट में आपके सरकारी उद्यम का देख लीजिए और आज के दौर में देख लीजिए। जिस समय में डीआरडीओ को बोला जाता था कि सफ़ेद हाथी है, आज उस डीआरडीओ का देखिए, उसकी चीज़ों को देखिए, आप इसरो को देखिए। क्या क्या मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जब कोई एक प्रोफेशनलिज्म होता है, जब उसमें पूंजी लगती है, जब उसमें व्यवस्था बदलती है, तो कैसे चीज़ें काम करती है, ये आप पिछले 9 साल के ट्रैक रिकॉर्ड से देखिए। चंद्रयान तक पहुंचा है मैडम। मैं आपको पहले जवाब दूं, आप पहले जवाब ले लीजिए, दूसरी बात आप कीजिएगा। क्या जरूरत थी कि आप एक एंटी इनकम्बेंसी का जो छत्तीसगढ़ में ये रहा है, आप छत्तीसगढ़ के सरकार में अभी आपने भूपेश बघेल जो वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, उनके नाम तक आप घोषणा नहीं कर पाए हैं, लेकिन राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या खड़गे साहब हो, वो हर बात में, हर चुनावी सभा में कुछ ना कुछ फ्रीबी और गारंटी की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो काम किया है पिछले 5 साल में, शायद जनता के बीच में वो संवाद नहीं पहुंचा है। शायद वो काम पहुंच गया हो, लेकिन जनता को लगा नहीं कि ये काम पहुंचा है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर फ्लैगशिप आप कह रहे हैं, इस देश में जो 14-15 फ्लैगशिप स्कीम है, आपका जो गारंटी है उसी फ्लैगशिप स्कीम में है, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये एक लाभार्थी वर्ग बना है, चाहे अक्रॉस कोई भी कास्ट हो, उसको फ़ायदा मिला है, तो आप उसी कास्ट में गए हैं, जैसे उसी ग्रुप में लाभार्थी में गए हैं। जैसे जिसमें आप देखिए उज्ज्वला स्कीम में, जब इस गवर्नमेंट में जिसको गैस दिया तो आप पहुंच गए उस बात के लिए कि हम 500 रुपये में देंगे, क्योंकि वो लाभार्थी ग्रुप में से आता था। उसके घर में बिजली पहुँची है, वो आप 70 साल में देखिए जिस गाँव में बिजली पहुँची है, उस गाँव में आपने कहा कि हम ये फ्री दे देंगे। तो आप उस स्कीम में अपने पैठ बनाई है अपने वोट को उस लाभार्थी ग्रुप को काटने के लिए। रही बात जब आप कहते हैं कि इसने बीजेपी नकल में अकल की जरूरत है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपने कर्नाटक और हिमाचल जीतने के बाद जिस उत्साह से गारंटी का ये एक दौर शुरू किया है, शायद राहुल गांधी अब इसमें एक नया और जोड़ा है, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। तो आप जिस तरह से ये चीज़ें को पास लेते रह जा रहे हैं ना, शायद आप ये देख लीजिए जब ये एजेंडा बनने की बात है, तब फिर आपका मिशन 2024 में ये सारे एजेंडा कितना काम करेगा, ये हमने पब्लिक का सुना है। ठीक है, धनंजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजाता जी, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं, क्योंकि धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो एक बार हम उनका रिस्पॉन्ड ले लें, उसके बाद आपके पास आते हैं। धनंजय गिरी, इससे पहले सुजाता जी ने बहुत एक लंबी फहरिस्त गिनाई और ये बताया कि ये दरअसल लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, फ्री बीज इसको काउंट नहीं किया जा सकता। दरअसल जो बीजेपी कह रही है उसको मुफ्त की रेवड़ियां कहा जाएगा और बीजेपी ने उनके घोषणा पत्र को कॉपी किया है। नहीं, देखिए, बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है और संकल्प से सिद्धि तक की हमारी यात्रा है, और कांग्रेस का जो वचन है वो प्रवचन है, और ये प्रवचन आपको 2 राज्यों में देखने को मिल रहा है। जैसे कर्नाटक में इनके मंत्री खुद जो डिप्टी सीएम है वो आकर के कह रहे हैं कि भाई हमारे पास इतने फंड नहीं है कि हम कोई भी विकास योजनाओं को चालू कर सके या लागू कर सके। तो ये तो आपको अनाउंसमेंट करने के पहले सोचना था कि हम जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसको हम ही खुद आकर के काउंटर करेंगे कि अब हम आगे 1 साल 2 साल तक और भी कोई विकास के कार्य नहीं कर रहे। तो आप अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, जो आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य कहा जाता था। आज मध्य प्रदेश पूरे देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। कांग्रेस ने जब मध्य प्रदेश को आज से 20 साल पहले छोड़ा था तो मात्र 31,000 करोड़ का बजट होता था। आज 3,31,000 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश का है। दूसरा, मध्य प्रदेश में 60,000 किलोमीटर की सड़कें होती थी, आज 5,31,000 किलोमीटर की सड़क है। नेशनल हाईवे की लंबाई 4 गुना बढ़ी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 1,300 करोड़ का मात्र इनका ओबीसी का बजट होता था, आज 53,000 करोड़ का बजट है। इस तरह से अगर आप उठा करके देखिए तो जिस तरह से 3 फसलें आज हो रही हैं, जो अनेक भूमि असिंचित पड़ी हुई थी, जो बेरल लैंड पड़े हुए थे, जो जमीन के मामले सुलझ नहीं रहे थे, वो तमाम आज मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट कर रहा है। कई कंट्री में उनके यहाँ से गेहूं और चावल एक्सपोर्ट हो रहा है। मध्य प्रदेश आज अन्नदाता बना हुआ है। जो मध्य प्रदेश कभी अन्न की अपेक्षा रखता था कि कहीं से आए, मध्य प्रदेश का जितना तेजी से होता हुआ विकास है,
जिस रफ्तार से मध्य प्रदेश तरक्की कर रहा है, हर क्षेत्र में आप उठा करके देख लीजिए, तो जो सरकार बजटिंग कर रही है वो तो हमारी किसी भी घोषणा को और किसी भी अनाउंसमेंट को सरकार ने अगर फ्रंट फुट पे आके फिर कहा हो कि भाई हम इसका नहीं कर पाएंगे, जैसे हिमाचल में उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे और बाद में डीजल पे पेट्रोल पे सरचार्ज बढ़ा दिया और सबसे महंगा हो गया। तो अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है, मॉडल नहीं है और उसको करने का तरीका नहीं है और चुनाव के पहले आप घोषणा कर रहे हैं, जैसे इन्होंने राजस्थान में किया कि चुनाव के पहले कहा कि 500 में सिलेंडर देंगे, सरकार तो 5 साल से है, तो जनता को इस तरह से अच्छी से पता है कि लोक कल्याणकारी क्या है, लोक लुभावन क्या है, लोक लाज क्या है, सरकार में कौन है और सरोकार में कौन है। और से जनता को जब ये पता है कि सरोकार में अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, गांव गरीब किसान नौजवान और एक एक व्यक्ति को जिसकी ख्याल रख रही है वो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई धनंजय जी। सुजाता जी, आपका रिस्पांस आपने देखा कि क्या कुछ कहा गया, मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जी जी जी, अभी मिश्रा जी हैं शायद, जी, मिश्रा जी कह रहे थे कि देश पर कितना कर्ज हुआ, तो इनको ये क्या पता नहीं या पढ़ के नहीं आए कि 55,000 करोड़ का कर्ज 67 इयर्स में हुआ और 1.5 लाख किसने पहुंचाया कर्जा लेकर, और ऋण कितना हुआ, और जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है जो 1971 के युद्ध के दौरान भी नहीं छुआ गया था, उसमें से भी पैसे निकाले जा रहे हैं। आज देश की संपत्ति किन लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड है? जो देश के 1% लोग हैं उनकी संपत्ति जो 50% सबसे नीचे का तबका है उसके 13 गुना ज्यादा है। कुछ ही लोगों के पास ये मोनोपोली हो रही है। तो कर्जे की बात अगर करते हैं तो तथ्य के आधार पे करिए। चंद्रयान की बात करी तो उसमें याद करा दूं कि जो विक्रम लैंडर है ना, वो भी विक्रम साराभाई जिनके तहत इनको स्पार बना और उसके बाद उसका नाम इसरो हुआ, उसने कार्य किया, तब चंद्रयान तक हम पहुंचे। क्योंकि अच्छा सुजाता जी, मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी समेटे क्योंकि मेरे पास समय कम है, अभी बाकी दो लोगों के पास भी जाना है। जवाब दे रही हूँ तो मुझे आप 2 मिनट दीजिए, मैं पूरी बात कर देती हूँ। सरकार गिराकर सरकार बनाई गई, इस पर नहीं बोल पाएंगे। ये बता रहे हैं कि कौन से लाभार्थी है। लाभार्थी आज अगर है तो वो पहले भी लाभार्थी ही कहलाते थे। जो भी योजनाएं आती थी उसके लाभार्थियों को ये जो फायदे मिलते थे, इससे ये आत्मनिर्भर होते थे, आगे बढ़ते थे। लेकिन अगर किसी भी राज्य में आज मुसीबत आ रही है तो जीएसटी का इनपुट वापस नहीं जाता। ये भूल गए। ये बिजली की बात कर रहे थे तो बिजली धीरे धीरे आई है, और ओपन डेफिकेशन दोनों की बात कर लेती हूँ, हर गांव में नहीं आया है। मोदी सरकार भले ही कुछ भी कहे। अब ये बता रहे थे आपको कि जो ओबीसी है, अरे जब प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी बताते थे तब बढ़िया है, और जब राहुल गांधी जी ने ओबीसी के लिए जाति जनगणना की बात करनी शुरू कर दी तो वो कहने लगे यहाँ जाति केवल एक की है, गरीब की, मगर गरीब से कोई सरोकार नहीं है। अब आ जाते हैं जो धनंजय गिरी कह रहे हैं जी, जिस बजट की आप बात कर रहे हैं सत्यता है, क्योंकि जो बजट की आप बात कर रहे हैं वो तो 18-19 साल पहले की है, और जब कांग्रेस की सरकार आई तो आपने तो कांग्रेस की सरकार गिरा के उस व्यक्ति को अपनी पार्टी में ले लिया जिसके बारे में आप तमाम तरह की बातें कहते थे, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। और वो खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि वो जब मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में वो काम नहीं करते थे। फ्रीडी पे कंसंट्रेट करें और जल्दी करें। मेरे पास मेरे प्रोड्यूसर बार-बार कह रहे हैं कि इसको समेटना है जी। ये कह रहे हैं कि बीमारू राज्य था, तो भाई अगर बीमारू राज्य था तो आज मुझे बताइए 450 रुपए का आप सिलेंडर कह रहे हैं दे रहे हैं, आप 450 का सिलेंडर पिछले 18 साल में क्यों नहीं दे पाए? जब प्राइस बढ़ रहा था और 1200 तक पहुंच रहा था तब 450 याद नहीं आ रहा था। वो इसलिए याद आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है और हर राज्य में बेहतर व्यवस्था करी जा रही है। धीरे धीरे करके ठीक करेंगे ना, जब आपने बिगाड़ दिया, लेकिन ठीक करेंगे, हमारे पास वो एक्सपीरियंस है। ठीक है, ठीक है। एक मुद्दा छूट गया सुजाता जी, मैं चाहूंगा किसी और चर्चा में उसका जवाब दीजिएगा, जिसमें कहा जाता है कि बिजली जैसे अगर फ्री दी गई एक वर्ग को तो दूसरी जगह पर बिजली बढ़ा दी गई, टू रॉब पीटर टू पे पॉल, इस तरह की बातें आई। बहरहाल मैं अभी उसमें इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि लगातार समय जो है वो जा रहा है। हम चाहेंगे कि धनंजय जी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करें, उसके बाद विनोद जी आपके पास आएंगे। बस मुझे एक थोड़ा सा अभी इसका जवाब चलिए। अच्छा चलिए विनोद जी आप भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए पहले। धनंजय जी आप थोड़ा धनंजय भी समय दीजिएगा जवाब देने का। जी धनंजय जी, चलिए धनंजय जी बताइए।
नहीं, जिस तरह से आपके प्रोड्यूसर कह रहे हैं ना कि प्रोग्राम को समेटना, उसी तरह से देश की जनता का भी कार्य कि कांग्रेस को समेट देना। यही इस चुनाव में मैं घूम करके देखा हूं और जो महसूस किया हूं लोगों ने जो कहा है। दूसरी बात कह रहे हैं पैसे की, जब ये इकोनॉमिक्स का सिद्धांत और प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने भी इसको पार्लियामेंट में कहा था कि जब 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है तो वो 2.5 रुपए की शक्ल में निकलता है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना ग्रोथ हो रहा है इस देश में, आज 79 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं रोज, जो तो कभी 10 किलोमीटर से भी कम हुआ करती थी। तो जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है, 10वीं अर्थव्यवस्था आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और 100 शताब्दी होने के पहले तक हम दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो भारत का विकास जिस ढंग से हो रहा है, और विक्रम की जो बात कर रही थी, आज चंद्रमा पर जिस तरह से विक्रम उतरा है और सूर्य के लिए जो आदित्य मिशन शुरू हुआ है, तो विक्रमादित्य की भूमिका में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश का विकास कर रहे हैं, उस तरह से देश की जनता ये देख रही है कि जिस राष्ट्र जिस गति से गतिमान और प्रगतिमान हो रहा है और जिस ढंग से चीजें आगे बढ़ रही है, वो कांग्रेस का मतलब ही था करप्शन। और ये करप्शन का पर्याय कांग्रेस को आज सारे प्रदेश की जनता है नकार रही है। और जो बात बहन कर रही है कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन अपनी जाति क्या बताएंगे? जब धर्म बदल गया, जात बदल गया, अब आया है गोत्र। दादा लेटे सिमेट्री में, यही इलाहाबाद सिमेट्री में दादाजी लेटे हुए, दादा लेटे सिमेट्री में जनेऊ पहने पौत्र। तो ये नहीं चलेगा। इस देश की जनता को बरगलाना भरमाना बंद कीजिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते नहीं है, वो गांव गरीब किसान नौजवान कोई किताबी बातें नहीं, उन्होंने भोगा है। ये किताब में कही गई बातें नहीं, उन्होंने भोगा है। और इस देश के गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित का और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा को इस तरह से नरेंद्र मोदी अपने हृदय में धारण करते हैं। ठीक है धनंजय जी, आपकी बात आ गई। मेरे पास समय बहुत कम रह गया। विनोद जी, मैं चाहूंगा बहुत शॉर्ट में रिस्पॉन्ड दें जी। ये भ्रष्टाचारी का भी नाम बता दें धनंजय गिरी जी। ठीक है, अभी भ्रष्टाचार पे चर्चा करेंगे सुजाता जी, यकीन मानिए फिर आएंगे। हमारे पास अभी 2 मुद्दे और हैं जिन पे मुझे चर्चा करनी है। मुझे सिर्फ एक बात करना है, नहीं मुझे कोई काउंटर नहीं करना है, काउंटर बीजेपी कांग्रेस। विनोद जी जल्दी समाप्त करें जी। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ सुजाता जी, आप अपनी जानकारी लेके आइए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे की जानकारी को जब आप एक तरह से टारगेट करते हैं और अपनी जानकारी को लेके आप ये चाहते हैं कि लोगों पे थोप दें, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें बंद कीजिए। नैरेटिव जो है वो नैरेटिव नहीं टिकता है जब डेटा सामने में होता है। दुनिया के जितनी एजेंसियां हैं, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो और जितने भी इकोनॉमिक एजेंसियां हैं, अगर भारत के अगर उभरते हुए इकोनॉमी को लेकर सराहा है, आज आप देख लीजिए कोरोना के 2 साल के इस महामारी के बावजूद अगर भारत देश दुनिया में सबसे 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है, तो आपका ये डेटा जो आप कांग्रेस ऑफिस से तैयार करके लाते हैं, तो ये नैरेटिव जो है वो नहीं चलता है। धन्यवाद। ठीक है, चलिए दूसरे की जानकारी को आप मत थोपिए, हम जो कह रहे हैं वो सही है और दूसरे की जानकारी गलत है, ये मत थोपिए, आप अपनी बात कहिए। कुछ सोच रही है, ये जानना जरूरी है आप सभी के लिए, धनंजय जी आपके लिए भी और सुजाता जी आपके लिए भी, कि जनता इस पर क्या सोचती है। बहुत शुक्रिया सुजाता जी आपका, धनंजय जी आपका और विनोद मिश्रा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और बात करेंगे कर्नाटक में नई समीकरणों से क्या कुछ फर्क पड़ा है, कितनी बेचैनी है कांग्रेस पे और दूसरे दलों में, बात करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और कर्नाटक की बात करेंगे, जहां नए समीकरणों से कांग्रेस में कहीं ना कहीं बेचैनी साफ तौर पर देखी जा सकती है और कैसे काउंटर करेगी कांग्रेस, इसका ये सवाल उठ रहा है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष विजयेंद्र की मुलाकात कुमारस्वामी और SM कृष्णा से हुई है और लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय को करीब आने का मौका दिया है। कर्नाटक में जातीय गणना को लेकर सीएम सिद्धरामैया के प्रेशर टैक्टिक्स ने कांग्रेस नेता DK शिव कुमार को चुनौती दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ लिंगायत नेता जाति गणना का विरोध कर रहे हैं। नई पार्टी अध्यक्ष विजयेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे हैं और लिंगायत समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ है और इस वजह से कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो बदले हुए नजर आ रहे हैं अब प्रदेश में। जानकार मानते हैं कि नए अध्यक्ष की समुदायों को जोड़ने की पहल कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में नुकसान करा सकती है।
बीजेपी का मानना है कि वोट शेयर बेहतर करने के बावजूद पार्टी को इन समुदायों के विरोध के कारण असेंबली चुनाव में नुकसान हुआ था। कि बीजेपी का वोट शेयर तो बहुत बेहतर था, लेकिन इन समुदायों का जो था वो विरोध था और इस वजह से असेंबली चुनाव में नुकसान हुआ था। और अब इस नुकसान की भरपाई विजयेंद्र समुदाय के लीडरों के साथ मिलकर कर रहे हैं, उनके साथ में लगातार मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में सीएम पद को लेकर मचे घमासान के बीच सिद्धारमैया जाति गणना रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहते हैं, लेकिन विधायकों का विरोध भी उन्हें झेलना पड़ रहा है। राहुल गांधी विधानसभा चुनावों में जातिगत गणना के साथ जितनी आबादी उतना हक का नारा लगा रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में उनके नारे का असर कुछ उल्टा पड़ने लगा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता आयशा खानम इस वक्त बेंगलुरु से जुड़ी हुई है। आयशा, नए समीकरण इस वक्त दिखाई दे रहे हैं कर्नाटक की सियासत में, कैसे इसका आकलन करेंगी? कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल है। जी हाँ, बिल्कुल निखिल, आपने सही कहा, क्योंकि BY विजेंद्र की जो नियुक्ति है बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर, इसके जरिए कर्नाटक में जो समीकरण है उसका अगर हम एक लाइन में उसका एनालिसिस करें तो ये कहा जा सकता है, अंग्रेजी में एक कहावत है, सेटिंग द कैट अमंग द पिजन्स। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन कैट है और कौन पिजन्स है। बस ये कहावत के हद तक मैं बता रही हूँ। लेकिन अब BY विजेंद्र के पार्टी अध्यक्ष बनने से जाहिर सी बात है, अब विजेंद्र जो है अपने पिता BS येडियुरप्पा का जो चुनावी फॉर्मूला हमेशा रहा है कर्नाटक में, वोक्कलिगा और लिंगायत समुदाय को साथ लेकर चलना और इनके बीच में जो टिकट बंटवारे का जो फॉर्मूला वो हमेशा बताते रहे थे, एक जीत का फॉर्मूला जो है वो BY विजेंद्र लेकर चलेंगे। और बीजेपी की नजर सबसे ज्यादा जो है वो ओल्ड मैसूर रीजन पर है। ओल्ड मैसूर रीजन वो क्षेत्र है जहां पर बीजेपी लगातार पिछले कई सालों से कोशिश कर रही है कि यहां पर अपना गढ़ बनाए, क्योंकि यहां पर बीजेपी कमजोर है। लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी का 5% वोट शेयर यहां पर बढ़ा है। तो बीजेपी अब BY विजेंद्र जो है, आज जिस तरह से उन्होंने देवेगौड़ा से बातचीत की, जो वोक्कलिगा समुदाय के बहुत ही कद्दावर नेता हैं कर्नाटक में, और SM कृष्णा से बात की। SM कृष्णा बीजेपी में हैं और वोक्कलिगा समुदाय के कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो ये जो है विजेंद्र ने अपना जो मंत्र जो है उसे तैयार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग रहा है कि, और उसके अलावा बीजेपी के साथ अब JDS भी है। देखिए, ओल्ड मैसूर रीजन पर ओल्ड मैसूर रीजन को JDS का गढ़ माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे JDS का वोट शेयर जो है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन अब यही कोशिश रहेगी JDS और विजेंद्र मिलकर ओल्ड मैसूर रीजन में दोबारा अपना कार्ड खेलें और इस क्षेत्र से कम 9 जो लोकसभा सीटें इस क्षेत्र में हैं, और बेंगलोर को अगर आप मिला लें तो 12 सीटें होती है इस पूरे क्षेत्र में। तो आधे से, यानी कर्नाटक में 28 सीटों में से 12 सीटें, अगर 12 सीटों पर विजेंद्र अपना होल्ड बना लेते हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए मोदी अगेन का नारा जो विजेंद्र लेकर आए हैं उसे पूरा करने में मुश्किल नहीं होगी। ऐसे में विजेंद्र के आने से अब विजेंद्र के सामने बड़ी चुनौती है कि वो अपनी पार्टी में तमाम नेताओं को एक साथ लेकर चले। ये सही है कि बीजेपी में कुछ नेता जो हैं अभी तक गुटबाजी में बीजेपी में भी नजर आ रही थी, लेकिन अब विजेंद्र के सामने ये चुनौती है कि तमाम नेताओं को साथ लेकर चलना है और वोक्कलिगा और लिंगायत समुदाय को एकजुट करना है। और दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जो है कास्ट सर्वे की जो रिपोर्ट है उसे एक्सेप्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, उसका विरोध उन्हें लगातार हो रहा है। तो ये जो समीकरण जो है, एक तरफ वोक्कलिगा लिंगायत समुदाय एकजुट हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ सिद्धरामैया अपनी तरफ से बैकवर्ड, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को गठित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं DK शिव कुमार जो मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं, जो मुख्यमंत्री बनने को लेकर हर रोज बेचैन रहते हैं, उन पर यह गहरा असर पड़ सकता है। और ये वोक्कलिगा DK शिव कुमार वोक्कलिगा समुदाय से हैं, तो उन्हें कमजोर करने की रणनीति विजेंद्र और कुमारस्वामी मिलकर बना सकते हैं। तो दिलचस्प समीकरण कर्नाटक में बन रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब शुक्रवार के दिन जब विपक्ष का नेता चुना जाएगा तो जाहिर सी बात है विजेंद्र के सामने विपक्ष का नेता चुनने के लिए भी कास्ट बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है विजेंद्र विपक्ष के नेता की कमान जो है एक वोक्कलिगा नेता को दे दें, तो और भी बीजेपी के खेमे में मजबूती और बीजेपी का खेमा और मजबूत हो सकता है। तो BY विजेंद्र जो है
अपने पिता का जो जीत का मंत्र है तमाम समुदायों को साथ लेकर चलना, इसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जेडीएस उनके साथ है और ये कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती पैदा कर सकती है। कांग्रेस के लिए एक नई मुश्किल है, नई चुनौती है और एक चुनौती ये भी है कि जिस तरह से जो इंटरनल इनफाइट जो दिख रही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को निशाना बनाने की कोशिश है सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में जो है वो भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आयशा। और बात करेंगे उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर राहत कार्य जारी है, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर राहत कार्य जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो निर्माणाधीन सुरंग जो थी उसमें जो मजदूर फंसे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वायरलेस वॉकी टॉकी से अंदर फंसे मजदूरों से संपर्क करके सभी के सुरक्षित होने की जानकारी मिली है। टनल में मलबा हटाने का काम जोरों से चल रहा है। तो मलबा हटाने का काम जोर शोर से चल रहा है। मजदूरों के लिए कंप्रेसर के माध्यम से कुछ खाने के पैकेट्स भी अंदर भिजवाए गए हैं। वहीं टनल में पानी के पाइप के जरिए लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। सुरंग में फंसे मजदूरों में अधिकांश झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल के हैं। हादसे में 40 मजदूरों के फंसे होने की जानकारी है। तो लगभग 40 मजदूर फंसे हुए हैं और सुरंग से मलबा हटाने के लिए राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राज्य पुलिस बल के साथ भारी मशीनें तैनात की गई हैं। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। रविवार सुबह उत्तरकाशी में ब्रह्माखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग का करीब 50 मीटर हिस्सा धंस गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर श्रमिकों की स्थिति, राहत और बचाव कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। वहां मौजूद अधिकारियों से रेस्क्यू अभियान की जानकारी ली है। वहीं सुरंग का निर्माण कार्य देख रही NHIDCL के निदेशक ने बताया है कि अब स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर है। जल्दी ही सभी को बाहर निकाल लिए जाने की उम्मीद है। तो ये कहा जा रहा है कि स्थिति काफ़ी बेहतर है। सभी के साथ जो मजदूर फंसे हैं उनके साथ में संपर्क हो रहा है और जल्द ही बाहर निकाले लिए जाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार और सभी विशेषज्ञ एजेंसियां हर संभव प्रयास कर रही हैं और लगातार श्रमिकों से संपर्क स्थापित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। खाने पीने का सामान रात में कंप्रेसर के द्वारा पाइप से भेजा गया है अंदर और पानी भी भेजा गया है। ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई चल रही है और जो जिस स्थान पर वो लोग हैं अभी उस स्थान से आगे तक 200 मीटर का रास्ता बना हुआ है। अंदर गाड़ी भी है, अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई भी हो रही है और टेम्परेचर भी ठीक है, मतलब अभी वो सब सुरक्षित हैं, उनसे बात हो रही है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो विशेषज्ञ आए हैं वो प्लान ABC 3 प्लानों पर काम कर रहे हैं और सब में प्राथमिकता यही है कि सबको बाहर निकाला जाए। और ह्यूम पाइप भी उनकी पहली प्राथमिकता में से एक प्राथमिकता है कि ह्यूम पाइप अगर लगा दिया जाएगा तो सुरक्षित रूप से सब लोग बाहर निकल आएंगे। तो ये थी उत्तराखंड में जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी बात। और विभिन्न मुद्दों पर हमारे संवाददाताओं का क्या है मत, क्या है उनका विश्लेषण, ये जानेंगे अपने विशेष सेगमेंट रिपोर्टर्स डायरी में। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की सियासत की। राजनीतिक दूरियां होने के बावजूद महाराष्ट्र में शरद पवार और अजित पवार यानी चाचा भतीजे ने एक साथ दीपावली मनाई है। क्या है इसके राजनीतिक मायने, बता रहे हमारे संवाददाता शिशिर सेलार।
महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में शरद पवार परिवार से जुड़ी घटनाएं अक्सर सुर्खियां बना लेती है और इस बार अमूमन यही नज़ारा दिखाई दिया। दरअसल इस वक्त अगर देखा जाए तो एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी के दो फाड़ हो चुके हैं, एक शरद पवार के साथ है, दूसरा अजित पवार के साथ है। ऐसे में राजनीति में अगर देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी मंजिल यहाँ पे तलाश रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि कई बार जो है शरद पवार और अजित पवार की मुलाकात एक ही स्टेज पर होती है और इससे अगर देखा जाए तो सुर्खियाँ बन जाती है। इस बार भी कुछ जगह दिवाली का मौका था और ऐसे में शरद पवार और अजित पवार दोनों भी जो है दिवाली समारोह में पूरे परिवार के साथ एक साथ दिखाई दिए। हालांकि पहला मौका नहीं है, दरअसल हर साल जो है पवार परिवार एक साथ दिवाली मनाता है, जिसमें शरद पवार होते हैं, अजित पवार होते हैं, सुप्रिया सुले होते हैं और फैमिली के बाकी अन्य मेंबर होते हैं। इस बार भी पुणे में शरद पवार के भाई प्रताप पवार के घर पर जो है शरद पवार का पूरा परिवार दिवाली मनाने पहुंचा था, जहां अजित पवार भी पहुंचे। हालांकि दिवाली मनाने के बाद अजित पवार पुणे से सीधे दिल्ली गए और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक हुई। हालांकि इसके बाद राजनीतिक गलियारे में कई सारी चर्चा हुई कि आखिर किस प्रकार से दोनों भी जो है परिवार एक साथ पुणे में मिले, उसके बाद अजित पवार जो है दिल्ली चले गए, इसका क्या मतलब है, इस पर जो है बगड़े साले जो है क्वेश्चन मार्क उठने लगे थे। हालांकि दूसरी ओर अगर देखा जाए तो शिवसेना भी अलग हो चुकी है, लेकिन शिवसेना के दोनों फाड़ में इस वक्त अगर देखा जाए काफ़ी तल्खी है। ऐसे में शरद पवार और अजित पवार की इस प्रकार से मुलाकात होना कई सारे सवाल खड़े कर देती है। खासतौर पर महाविकास आघाड़ी को अगर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी में इस वक्त अगर देखा जाए कुछ ऐसे भी आवाज़ें उठी आ रही है कि किस प्रकार से शरद पवार और अजित पवार हालांकि अलग होने के बावजूद भी कई मंचों पर एक साथ दिखाई देते हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, तो ये प्रमुख मुद्दा है। और दूसरी बात अगर देखा जाए, भले दोनों पार्टीज़ में इस वक्त अगर देखा जाए तो अलग अलग राह उन्होंने चुन लिए, लेकिन रिश्तों में गर्माहट अभी मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि शायद ये महाविकास आघाड़ी के लिए खतरे की घंटी है? तो ये सभी सारे सवाल अगर देखा जाए अभी भी अनुत्तरित है, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन क्या आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में इस पर क्या जवाब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। शीर्षलार, डीडी न्यूज़, मुंबई। और बिहार सरकार ने अपने नवनियुक्त आदेश में टीचर्स एसोसिएशन पर बैन लगा दिया है। क्या है इसके मायने, बता रहे हमारे संवाददाता कुमार आलोक। अभी 2 नवंबर को सरकार ने दावा किया और ये बांटा भी नियुक्ति पत्र उनको 1,20,000 शिक्षकों की नई नियुक्तियां हुई और उनका अभी पोस्टिंग भी नहीं हुआ था। लेकिन एक अजीबोगरीब निर्णय एक बार फिर के पाठक की ओर से जारी किया जाता है कि अगर कोई शिक्षक संघ या उनका कर्मचारियों का जो कोई संघ या यूनियन बनाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक कि उनको मुअत्तल भी कर दिया जाएगा। मधुबनी की जो नई नियुक्त शिक्षिका हैं बबीता चौरसिया, तो बबीता चौरसिया ने जो वो संघ की अध्यक्ष बनी है, लेटर पैड भी छपा है, लेटर हेड भी छपा है। तो उसके बाद से वहाँ के जो DEO हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मधुबनी, उन पर के पाठक ने सीधा उनको स्पष्टीकरण देने को कहा कि बबीता चौरसिया ने इस तरह का निर्णय क्यों लिया, जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर जवाब दिया जाए। अब बबीता चौरसिया से ये सवाल पूछा गया है कि आपने ये निर्णय क्यों लिया, क्योंकि ये बिहार सरकार की सरकारी जो नियमावली है उसके खिलाफ है और अगर कोई भी संघ बनाएगा, कोई भी अगर यूनियन की बात करेगा तो सीधा सीधा उसे नौकरी से मुअत्तल कर दिया जाएगा। तो इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।